नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। खुशहाल हरियाणा के नुमाइंदे की सरपरस्ती में सियासी पारी का आगाज और पहली बार में ही रिकॉर्ड बना देना सबके बस की बात नहीं। हरियाणा के निजाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और रोहतक के नुमाइंदे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी उम्र वैसे तो बहुत ही कम है, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड बेहद दमदार है। मैनेजमेंट के मंझे हुए छात्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कौन सा सियासी प्रबंधन कर रहे हैं, इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। हरियाणा के रोहतक जिले में 4 जनवरी 1978 को दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ। छात्र जीवन से ही कांग्रेस के चुनावी अभियान में उन्होंने पिता का पूरा साथ दिया। रोहतक और किलोई विधानसभा में वो पिछले 15 साल से खासे सक्रिय रहे। कांग्रेस के प्रचार प्रमुख के रूप में उन्होंने काफी काम किया। पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता ने 2005 में रिकॉर्ड मतों से जिताकर रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा भेजा। रोहतक के नुमाइंदे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीति में आना कोई बड़ी घटना नहीं थी, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी जिंदगी का फलसफा है। सियासत में कब और कैसे आना है, इसकी पूरी प्लानिंग पहले से थी, बस एक मौके का इंतजार था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर कदम को मैनेज करते हुए रिकॉर्ड जनादेश लेकर लोकसभा में पहुंचे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा में अपनी जीत का परचम लहराया तो इसके कई सियासी मायने निकाले गए। कोई इसे कांग्रेसी बैनर की जीत कह रहा था तो किसी ने पिता के रसूख को जीत में अहम बताया। सियासी पारी की शुरुआत और जनता अपने नेता में क्या ढूंढती है, इसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अंदाज में बयां करते हैं। आपके जो बायोडाटा में आप जो भी क्वालिफिकेशन कह लीजिए, आप जो भी आपने काम किया है, उसमें सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन कहीं ये तो नहीं है कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के बेटे हैं? 4 पीढ़ी से हम राजनीति से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की 4 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन जरूर है, राजनीति जरूर था राजनीति के अंदर प्रवेश करने के लिए। मगर प्रवेश के पश्चात आगे क्या तय होना था, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में था और उन्होंने एक अच्छे बहुमत से मुझे जिता के लोकसभा में भेजा। फादर की मार्जिन को बीट कर दिया। ये बात सही है, ये बात सही है कि जो मेरे को 2.5 लाख के करीब का जो मार्जिन मिला वो हमारे लोकसभा क्षेत्र का एक रिकॉर्ड था। आपका प्रवेश, एक तो चलिए आप सीएम साहब के बेटे हैं, इस वजह से आसान आप कह रहे हैं, हो सकता है एक तरह से, लेकिन आपका जीतना कहीं ये इसलिए भी आसान था क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यूपीए का गठन हो चुका था। आप कहीं भी देखिए, बाई इलेक्शन में जीतना हमेशा मुश्किल होता है, मगर मुझे लगता है कि मेरे जीतने में एक बड़ा हाथ, आपकी बात सही है, लोगों ने एक मोहर दी यूपीए की केंद्र की सरकार की कार्यशैली पे और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार पे। यूं तो हर चीज के लिए वक्त मुकर्रर है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा वक्त के इतने पाबंद हैं कि उन्होंने अपने सियासी आज का मैनेजमेंट काफी पहले से कर लिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक चुनावी जनसभा में नहीं पहुंच पाए तो 8वीं में पढ़ने वाले दीपेंद्र पहली बार जनता से रूबरू हुए और आज वो जनता के रहनुमा हैं। दीपेंद्र हुड्डा को मैंने एक इंटरव्यू में सुना, कहते हैं वो अपनी मर्जी से राजनीति में आए। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी जगह काम करने के बाद, राजनीति आपकी अपनी चॉइस थी, दबाव नहीं था कोई? राजनीति पे कोई, मेरे आने पे कोई दबाव नहीं था। शुरुआत से ही मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं जो राजनीति में कभी ना कभी प्रवेश करूं। और आपने पढ़ाई लिखाई की बात करी और इतना, तो ये मैंने ज़रूर सोचा था कि जब तक अच्छी एजुकेशन ग्रहण ना करूं और सफिशिएंट एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ना लूं, तब तक मैंने पहले ही फैसला किया कभी राजनीति में उससे पहले आने का कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन गेन कर लिया। समय उचित था 1991, maybe you were 12 or 13 years old when you gave your first speech to the public. That is right. उस वक्त अगर मैं पॉलिटिक्स में आ जाता, आने का मन तो तब भी बहुत था, मगर उस वक्त मैं आ जाता तो मैं 8वीं पास होता। धमाकेदार सियासी आगाज करने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जनादेश तो मिला, लेकिन रिकॉर्ड मतों का मतलब साफ है। लोगों को अपने युवा नेता से बहुत उम्मीदें हैं।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राजनीति की रोटी का जायका नया भी है और मजेदार भी। जनता से उन्हें जो समर्थन मिला उसके बदले वो जनमानस की बेहतरी के लिए पूरी शिद्दत के साथ वादे पर जोर देते हैं। उनकी हाई प्रोफाइल जीवन शैली उनके काम में आड़े नहीं आती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रगों में यूं तो 4 पीढ़ियों से सियासी खून दौड़ रहा है, लेकिन जनता की बुनियादी जरूरतों को नजदीक से महसूस करने का मौका उन्हें कुछ साल पहले ही हासिल हुआ है। एक झटके में ही बड़े बदलाव की बात को रोहतक के रहनुमा बड़े ही सहज ढंग से लेते हैं। No, but you've had such a good study. You studied abroad. You were doing perfectly fine, marvelous, great. What brought you to politics? Because And a young chap like you, one of the youngest MP, has learned to face the hurly-burly of politics. मतलब क्या वो तैयार है बिल्कुल कूटनीतिक तरीके से काम करने के लिए? ये बात सही है। अमेरिका में मैं बहुत कमा रहा था और आखिर में जब मैं रिटायर होता तब मैं एक बात सोचता कि भाई बड़ी कमाई करी अपने लिए, मगर अपने अलावा एक आदमी के लिए भी मैं कुछ कर नहीं पाया। क्या आप अपने आप को मानते हैं एक ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन जो कि किसानों से, उनके दुख से, दर्द से, पीड़ा से अपने आप को जोड़ पाया है, वहाँ की जनता से, गाँव से लोगों को अपने आप को जोड़ पाया है? आज भी अगर आप देखें तो जब मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जाता हूँ, अपने पैतृक घर के अंदर रुकता हूँ, तो एक आम आदमी की तरह, किसान की तरह रुकता हूँ और आज भी हम खेती करते हैं। वहीं से हमारा पालन पोषण हो रहा है। युवा नेता का राजनीति में आना और जनता के बीच स्वीकार्यता के बाद लोकसभा में अपना वजूद साबित करने की चुनौती रहती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस चुनौती का मुकाबला किया, लेकिन अपने सधे हुए अंदाज में वो संसद में तजुर्बे को भी अहमियत देते हैं और युवाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर भी देते हैं। यंगस्टर्स का, आपके जैसे उम्र के लोगों का पार्लियामेंट में आना, शामिल होना, हाउ हैज इट बीन टेकन? कितना सही मानते हैं आप? अगर हम ये एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत युवा राष्ट्र है एंड 50% ऑफ आवर 52 population is less below 25 years of age. So if on one hand we say that, then that has to automatically reflect in the people we elect in our parliament. मुझे लगता है अभी फिलहाल जो युवा लोगों की का नंबर है पार्लियामेंट में वो थोड़ा अभी भी कम है। Is it making a good difference? Is it making a good difference as far as the decision and the things being decided in the parliament is concerned? I think it has started making difference. If you look at some of the recent debates in parliament, very recently I remember the debate on budget, and Chidambaram ji, our honorable finance minister, explicitly quoted some of the younger members of parliament saying that, you know, the speeches that they made were progressive, forward-looking, looking towards future, and those speeches had helped him mold some of his thoughts in presenting the reply to the budget speech. दीपेंद्र सिंह हुड्डा संसद में युवा वर्ग को आगे आने की वकालत करते हैं, लेकिन संसद से पहले युवाओं को जनता के बीच अपना वजूद साबित करना होगा, जो लोकतंत्र की असली कसौटी है। खुशहाल हरियाणा की तस्वीर के पीछे का हिस्सा सियासत के लिए चिंता का विषय है। हरियाणा की बुनियादी मुश्किलें कैसे दूर होंगी और रोहतक के लिए क्या है दीपेंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। पढ़ा लिखा नेता, इसलिए जोर शिक्षा पर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिक्षा को ही उज्जवल कल की बुनियाद मानते हैं। शिक्षा से लेकर उद्योग और सड़कों से लेकर रेलवे की हर जरूरत पर है रोहतक के सांसद की नजर। दिल्ली का गहरा जुड़ाव और असर जिन शहरों से है, उनमें रोहतक भी शुमार है, मगर विकास के लिहाज से देखें तो रोहतक गुड़गांव की अपेक्षा उतनी तरक्की नहीं कर पाया। हालांकि रोहतक को संवारने की जिन योजनाओं पर काम चल रहा है, उन्हें वो पूरी उम्मीदों के साथ गिनवाते हैं। आप अपनी जनता को अब तक क्या दे सके? 2 बड़े उपहार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिले हैं मेरे कार्यकाल में। एक तो हमारा जो नेशनल हाईवे है उसको 6 लेन करने की स्वीकृति मिली, चौड़ीकरण की बात, चौड़ी करने की। अभी वो 2 लेन है, उसको 6 लेन करने का प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात को माना। और दूसरा जो हमारी रेलवे लाइन है कनेक्टिविटी टू दिल्ली, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन हुई। इसके अलावा एक नई रेलवे लाइन हमारी रोहतक झज्जर रेवाड़ी के लिए भी रेलवे मंत्रालय ने उसको स्वीकृति दी है। तो as far this is as far as the government of India projects are concerned. As far as my own efforts go, I've concentrated in education and health. हर पढ़े लिखे शख्स की तरह दीपेंद्र हुड्डा भी शिक्षा का चराग रोशन करने पर जोर देते हैं।
हालांकि वो शिक्षा के स्तर को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आते हैं। हरियाणा की बात हो तो कहते हैं कि जाट यूथ के बीच अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। ये बिल्कुल सही बात है और इसका कारण ये है कि धीरे धीरे ज़मीन का बंटवारा होके अभी जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है वो इतना कम हो गया है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं रहा है। और इसी कारणवश मैं शिक्षा पे इतना केंद्रित रहता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो केवल जाट यूथ की बात नहीं मगर हरियाणा में छत्तीस बिरादरी के जो युवा वर्ग है उसको अगर सही दिशा दिलाई जाए और क्योंकि सबको सरकारी रोज़गार तो मिल नहीं सकता तो शिक्षा पे हमें शिक्षा की गुणवत्ता पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे गांव में अभी तक 10+2 का लड़कियों की प्रॉब्लम थी, वो अभी तक सॉल्व नहीं थी, लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने 10+2 का स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सुधार है शिक्षा के, उसमें भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। सेकंड, आपने जो सड़कें वगैरह की बात की तो वो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, पहले कभी उसमें नहीं थे। अब हर जगह किसी भी रोड पे जाओगे आप, सीवरेज, पानी या रोड, हर चीज़ का बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा मतलब सुविधा दी है, जितना ये पब्लिक से इनसे बन पा रहा है उतनी ये पब्लिक के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी त्रुटियाँ क्या है कि ये पब्लिक से बात नहीं करके अपने चापलूसों से बात करते हैं। रोहतक के रहनुमा का ये अंदाज हर लिहाज से बेहतर है कि लोगों को शिक्षा से रूबरू होना चाहिए, मगर इस कोशिश का अंजाम तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है जितनी बुनियादी तौर पर इसकी जरूरत होती है। मैनेजमेंट के माहिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस राज्य के नेता हैं जो बेटियों को कोख में ही मारने के लिए बदनाम है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में अव्वल राज्य का दाग धोने के लिए रोहतक की जनता की बेहतरी के लिहाज से दीपेंद्र ने प्लानिंग की है। हरियाणा ने तरक्की की मंजिलें तो तय की हैं, लेकिन उसके खाते में कन्या भ्रूण हत्या जैसे दाग भी जुड़ते चले गए, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले को गंभीर मानते हैं। एक बड़ी समस्या और है, हरियाणा की बात आती है तो भ्रूण हत्या की। ये भी एक बहुत विरोधाभास है, बड़ा पैराडॉक्स, आयरॉनिकल सिचुएशन है कि हरियाणा एक तरफ तो देखें तो आर्थिक रूप से हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है, मगर सामाजिक रूप से हम देखें और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत से ऐसे मापदंड हैं, जैसे भ्रूण हत्या की बात करी, लिंग अनुपात की बात करी, उनके मामले में हरियाणा सबसे पीछे राज्यों में से आता है। जब से हमारी सरकार आई है पिछले 18 महीने में, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आई है, वो परिवार की अलग बात है, मैं पार्टी की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की जब से 18 महीने की सरकार आई है तो बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो लिंग अनुपात और भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई, एक बिगुल बजाया गया पिछले 18 महीने में। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में इसका परिणाम हम सब देखेंगे। रोहतक के रहनुमा दीपेंद्र हुड्डा पिता की राजनीतिक विरासत को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज सीधे उनकी शिक्षा से जुड़ा नजर आता है। विकास योजनाएं, सांसद निधि और ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को वो एक प्रोजेक्ट की तरह अंजाम देने पर जोर देते हैं, जिससे सीधा लाभ जनता तक पहुंच सके। You've had a very good privileged background. बाहर से आपने पढ़ाई लिखाई की, आप यहाँ हैं। मैनेजमेंट का कौन से कुछ लेसन्स हैं जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यू गोइंग टू बी यूजिंग? देखिए, शुरू में मुझे लगा नहीं कि कोई भी जो लेसन है मैनेजमेंट का वो कामयाब है राजनीति में, मगर अब मुझे धीरे धीरे लगता है कि काफ़ी जो मैंने सीखा वो मेरे को काम आ रहा है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो काम करने का स्टाइल है, वो एक प्रोसेस बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है। और मैनेजमेंट में वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है। ये शुरू में बड़ी फ्रस्ट्रेशन आई, मगर मुझे लगता है यही जो डिफरेंस है ये मेरे को आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। मेरे काम भी सबसे ज़्यादा यही अप्रोच आ रही है। दूसरी बात मैं कहूँ तो मैं जो एनालिसिस बेस्ड कोई भी मैं एक्शन लेता हूँ उससे पहले काफ़ी एनालिसिस करवाता हूँ कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने गांव हैं, कितने गांव में कौन से स्कूल कौन सी क्लास तक है, किनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है और किस प्रकार से उसको एनालिसिस के बेस्ड पे मैं कोई एक्शन लूँ। कि अगर मैं कहीं अपने MP लैड से
5 लाख या 10 लाख की अनुदान कर रहा हूँ, तो मैं आर्बिट्रेरी नहीं करता। थर्ड पॉइंट आई थिंक इन मैनेजमेंट आई लर्न टू हाउ टू सेल योर आइडियाज़। कैसे कोई भी काम अगर करना है तो कोऑर्डिनेट करके सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एग्रीमेंट पे लाया जाए, कॉमन ग्राउंड पे लाया जाए, और मुझे लगता है राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। कैसे आपने सोचा है इस्तेमाल करेंगे आप अपने MP लैड फंड का? 50% से ज़्यादा मैं शिक्षा के क्षेत्र में देता हूँ, कम अपना एनुअल जो MP लैड है। दीपेंद्र हुड्डा जी नौजवान हैं, अभी अभी राजनीति में आए हैं और उस समय आए हैं जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको तो सब कुछ हरा ही हरा नज़र आता। कांग्रेस यहाँ हर दृष्टि से फेल हुई है। कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है, रोज़ाना ग्राफ देख लें आप, रिपोर्ट निकलवा लें, कानून व्यवस्था का तो बिल्कुल दिवाला पिटा हुआ है। प्रशासन पर पकड़ नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। मैनेजमेंट के तमाम हुनर सीखने के बाद उन्हें सियासत में लागू करना एक नई और उत्साह भरी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस राह में कई बुनियादी मुश्किलें हैं जिन्हें मैनेज करना दीपेंद्र हुड्डा की अग्नि परीक्षा होगी। हरियाणा में क्यों रहती है बिजली की किल्लत, और लाख कोशिशों के बावजूद पूरे राज्य में विकास की तस्वीर एक जैसी क्यों नहीं हो सकी, और क्या है सियासत में परिवारवाद की राजनीति का मतलब, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। हरियाणा की बात हो तो गुड़गांव पूरे देश में अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए जाना जाता है, मगर ये खुशनुमा तस्वीर राज्य के दूसरे शहरों तक नहीं पहुंच सकी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका रोहतक भी विकास की रेस में पीछे रह गया। तरक्की के पैमाने को समान रूप से लागू करने की मंशा रखते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में बिजली की कमी और उससे किसानों को नुकसान जमीनी मुद्दा है। इस समस्या के लिए दीपेंद्र हुड्डा पिछली सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन सुधार के नए वादे भी करते हैं। हरियाणा की समस्या की उसमें एक बिजली और पानी, किसानों की समस्या, ये भी बहुत बड़ी समस्या है वहाँ। हरियाणा के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है बिजली की, और हम दूसरे राज्यों से हमें काफ़ी मात्रा में बिजली खरीदनी पड़ती है अपने तो किसानों के। दीपेंद्र, आप क्यों सोच रहे हैं, आपके पहले भी तो 3 पीढ़ियां रह चुकी हैं ना, योर फादर इज द CM ऑफ हरियाणा, यू आर सेइंग दैट यू हैव प्लान्स टू इम्प्रूव दीज थिंग्स, बट 4 पीढ़ी तो पहले से लोगों ने नहीं सोचा। विपक्षी पार्टियों की पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर सरकारें रही, और उन्होंने एक भी नया पावर प्लांट हरियाणा के अंदर नहीं बनाया 10 साल में, और अब पिछले 18 महीने में 4 ऐसे प्लांट्स लगाने के बारे में शुरुआत हो चुकी है, और 5 लगाने की प्लानिंग है, जो कि 600 से लेके 1500 मेगावाट तक की क्षमता वाले प्लांट्स आने वाले 3.5 साल में, ये 5 प्लांट जब आके तैयार हो जाएंगे तो हरियाणा को 5000 मेगावाट की बिजली अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हरियाणा के अंदर हो जाएगी। गुड़गांव को देखकर तो हरियाणा की तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये पूरे हरियाणा की तस्वीर नहीं है। खुशहाली का ये संदेश पूरे राज्य में पहुंच सके, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने होंगे। दीपेंद्र हुड्डा भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। नहीं तो लेकिन कहते हैं गुड़गांव के अलावा कोई और ऐसा इलाका नहीं है जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया हो, जिसको मतलब आधुनिक बनाने की कोशिश। ये भी सही है कि पिछले 10 वर्ष में अगर हम हरियाणा के विकास को देखें तो एक लोपसाइडेड विकास है। जो अभी दिशा लगती है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की सरकार की, उस दिशा से ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा के अंदर जो विकास है वो सभी इलाकों के साथ भेदभाव को ख़त्म करते हुए एक सामान्य विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। गुड़गांव के अलावा रोहतक भी चमक सके, इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को काफी कुछ करना होगा, मगर उनके लिहाज से खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पिता से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। सियासत में वंशवाद की परंपरा थी और अब ये और भी तेजी से हावी हो रही है। कांग्रेस पर हमेशा से परिवारवाद को जन्म देने के आरोप लगते रहे हैं, मगर दीपेंद्र हुड्डा इसे पूरे विश्व के सियासी हालात का असर मानते हैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में अपने पिता के सियासी वारिस के रूप में देखे जाते हैं और ऐसा ही दूसरी पार्टियों के साथ भी है, मगर हरियाणा को हर तरह से परिवारवाद की राजनीति में डूबने के तौर पर देखा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा या कांग्रेस की नहीं बल्कि ये पूरे विश्व के सियासी हालात हैं। परिवारवाद, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं मतलब जिनकी पीढ़ियां आगे राजनीति में आ रही हैं, कोई नया नहीं प्रवेश करता दिखता।
पूरे विश्व में देखिए, चाहे वो कैनेडीज़ हों, चाहे वो क्लिंटन्स हों, चाहे वो बुश हों, ये आप पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को छोड़ दीजिए, राजनीति के प्रोफेशन को छोड़ दीजिए, किसी भी प्रोफेशन में देखिए, ये स्वाभाविक है कि एक प्रकृति का नियम है कि आप एक बेटा अपने फादर से, अपने पिताजी से इंस्पायर होता है। सियासी पिता के सियासी बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में जनता से सीधे किस हद तक जुड़ सके हैं, ये सवाल उन्हें असमंजस में डाल देता है। इसलिए वो अपनी बात कहने से पहले अपने लफ्जों को समझने और समझाने का मौका भी ढूंढ लेते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का नहीं होता तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा वुड हैव एंटर्ड पॉलिटिक्स? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फॉर मी, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर। अगर मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता तो पॉलिटिक्स में आना मेरे लिए मुश्किल होता, और ये बात सही है। तो क्या आप उस राह पर चल पड़े हैं जो आपको मुख्यमंत्री के पद तक ले जाएगा? ऐसा कोई मेरा दूर दूर तक कोई ऐसी एम्बिशन मेरी नहीं है। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि रोहतक जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के मेरे सभी भाइयों का, सभी बुजुर्गों का और मेरी माताएं बहनों की सेवा में लगा रहा हूँ, बस यही मेरा उद्देश्य। घर से लेकर लोकसभा तक राजनीति के तमाम पाठ पढ़ चुके दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे जोश में हैं। अपनी पहली पारी में स्पष्ट जनादेश पाने के बाद उन्हें खुशी भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी। फिलहाल उनका सियासी मैनेजमेंट उन्हें खूब रास आ रहा है। जनता की उम्मीदों का ताज पहनकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सियासी राह पर निकल पड़े हैं। जनता की बेहतरी ही अब उनकी मंजिल है, और वो अपनी मंजिल तक कितनी जल्द पहुंच पाते हैं, जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।